चलो स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने कैनाल रेस तक पढ़ा था, है ना। कैनाल रेस की डिस्कवरी पढ़ ली थी, ठीक है। कैनाल रेस का दूसरा नाम क्या बताया था मैंने? एनोड रेस। कनेक्ट कर दो। डिस्कवरी समझ में आ गई थी, कुछ खास नहीं था। सेम उसने सीआरटी ट्यूब ली और इस बार क्या किया? इस बार क्या किया? कैथोड वाली साइड उसने जिंक सल्फाइड लगाई थी, जिससे कि वो वाली साइड ग्लो कर रही थी। तो जो एनोड से निकल रही थी रेज, उनको क्या कहा? एनोड रेज। तो इसमें लिखेंगे एनोड रेज और कैनाल रेज आर made up of positively charged particle. आई थिंक इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी मैंने लिखवा दी थी एनोड रेज की, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू मुलिकन क्या हुआ था कि जो चार्ज था इलेक्ट्रॉन पर वो कितना था? -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, ठीक है, राइट। जो ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट था वो पढ़ लिया आप लोगों ने? एक बार पढ़ लिया पक्का? एक बार रीडिंग लगा ली? अगर कुछ डाउट है तो मैं उसे एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। तो वहीं से प्रोटॉन पर भी जो चार्ज निकला वो निकला पॉजिटिव 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज जो था जिससे कैनाल रेज बनी हुई थी जिन पार्टिकल से, उस पर भी जो चार्ज कैलकुलेट किया गया मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से, वो कितना था? +1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, ठीक है। क्लियर है? मास ऑफ प्रोटॉन कितना पता चला हमें? कितना है? हमने कहा ये जो कैनाल रेज हैं, जो ये एनोड रेज हैं, ये जिस पॉजिटिव पार्टिकल से मिलकर बनी है, उनको हमने क्या कहा? प्रोटॉन कहा। उन पार्टिकल को हमने प्रोटॉन कहा। और ये डिस्कवरी किसने की थी? गोल्डस्टीन ने की थी। आई थिंक ये मैंने कल नहीं बताया था कि डिस्कवरी की थी गोल्डस्टीन ने। तो प्रोटॉन की डिस्कवरी का क्रेडिट किसे जाता है? गोल्डस्टीन को जाता है। गोल्डस्टीन ने ये डिस्कवरी की थी, सीआरटी ट्यूब की हेल्प से ही की थी, ठीक है। और मास ऑफ प्रोटॉन कितना है? 1.67 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम। इलेक्ट्रॉन का मैंने बताया था 9.1 इंटू 10 की पावर -31। तो उसका मास क्या है? कम है प्रोटॉन के कंपैरिजन में, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई, प्रोटॉन की डिस्कवरी हो गई। अब न्यूट्रॉन की डिस्कवरी अगर हम देखेंगे, जो हमारा तीसरा पार्टिकल है वो है न्यूट्रॉन, ठीक है। तो प्रोटॉन की हमने क्या क्या बात कर ली? ये भी एक सब एटॉमिक पार्टिकल है, ओके। प्रोटॉन इज अ सब एटॉमिक पार्टिकल, जैसे कि इलेक्ट्रॉन सब एटॉमिक पार्टिकल था। प्रोटॉन पर चार्ज कितना है? +1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। प्रोटॉन का मास कितना है? 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg, ठीक है। ये हमें पता चल गया, जो कि हाइड्रोजन के मास के क्या है? लगभग बराबर है। अब न्यूट्रॉन की जो डिस्कवरी की थी वो जेम्स चैडविक ने की थी। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की थी जेम्स चैडविक ने। न्यूट्रॉन पर चार्ज कितना है? 0 चार्ज। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होता है, ठीक है। इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता, ठीक है। मास कितना होता है न्यूट्रॉन पर? 1.674 इंटू 10 की पावर -27 kg। बिल्कुल वो अप्रोक्सीमेटली सेम होता है प्रोटॉन के मास के। अगर हमसे पूछा जाए कि सबसे हैवी पार्टिकल कौन सा है, तो न्यूट्रॉन सबसे हैवी पार्टिकल है, देन प्रोटॉन और देन इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन इज अ हैवीएस्ट पार्टिकल। सब एटॉमिक पार्टिकल में जो न्यूट्रॉन होता है, दिस इज हैवीएस्ट पार्टिकल।
अब इस पर चार्ज तो होता नहीं है, ये करता क्या है ना, ना तो पॉजिटिव चार्ज प्रोवाइड कर रहा है एटम को, ना ही नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड कर रहा है। ये एक स्टेबलाइजिंग पार्टिकल होता है। न्यूट्रॉन इज अ स्टेबलाइजिंग पार्टिकल। लाइन और लिख ले, न्यूट्रॉन्स आर स्टेबलाइजिंग पार्टिकल। ठीक है, अब जब सारे सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कवर हो गए, वैसे तो जो मैंने आपको पहले भी बताया था, जो मॉडल्स थे वो पहले ही आने शुरू हो गए थे। और पहला मॉडल किसका आया था? थॉमसन मॉडल आया था सबसे पहले। सबसे पहले क्या आया था? थॉमसन मॉडल, जिससे हमें क्या पता चला था कि जो हमारा एटम होता है वो न्यूट्रल होता है। तो फर्स्ट मॉडल इज गिवन बाय जे थॉमसन। मॉडल का नाम प्लम पुडिंग मॉडल, या फिर वाटरमेलन मॉडल, या फिर थॉमसन मॉडल। ठीक है, तो पहला एटॉमिक मॉडल क्या था? प्लम पुडिंग मॉडल या वाटरमेलन मॉडल। इसकी हमने बात कल की थी, आपने पहले भी पढ़ा हुआ है कि जैसे कि पूरा का पूरा जो मास है, जो पूरा का पूरा जो कंटेंट है, वो पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है और इसके अंदर बीच बीच में नेगेटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड रहते हैं। और पूरा जो ये एटम है वो कैसा होता है? न्यूट्रल होता है। तो थॉमसन ने न्यूट्रलिटी, एटम की न्यूट्रलिटी के बारे में बताया था। ये है प्लम पुडिंग मॉडल। उसके बाद प्रोटॉन की जब डिस्कवरी हो गई, जब न्यूक्लियस की डिस्कवरी हो गई, है ना, तो जो मॉडल आया दैट इज रदरफोर्ड मॉडल। नेक्स्ट मॉडल कौन सा आया? रदरफोर्ड मॉडल। अब मॉडल तो एकदम से नहीं दे दिया होगा उन्होंने, सबसे पहले उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए। ठीक है, कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था रदरफोर्ड ने? क्या कहते हैं उस एक्सपेरिमेंट को जो रदरफोर्ड मॉडल बनाते हुए रदरफोर्ड ने किया? स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था? स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। क्या था इस एक्सपेरिमेंट के अंदर? बोलो। गोल्ड का फॉयल लिया था उसने, बहुत ही थिन शीट ली थी गोल्ड की, और उसके ऊपर उसने अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट किया था। अल्फा पार्टिकल उसके ऊपर उसने डाले थे। ठीक है, ऐसे करके डायग्राम बना हुआ है। ये जो ये पार्टिकल हैं, दीज आर अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं? पहले तो यही बात है, अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं? अल्फा पार्टिकल जो होते हैं उन पर वो होते हैं हीलियम की न्यूक्लियस की तरह। जैसे हीलियम का न्यूक्लियस है, आपके पास हीलियम है, हीलियम होता है 2He4, दो उसके अंदर प्रोटॉन होते हैं, है ना, दो इलेक्ट्रॉन होते हैं और दो न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, ये होता है हीलियम। अब इस हीलियम में से आपने दो इलेक्ट्रॉन निकाल दिए अगर, तो क्या बचा? इसका सिर्फ न्यूक्लियस बचा। इस यही बिल्कुल ऐसा ही होता है अल्फा पार्टिकल, लाइक हीलियम न्यूक्लियस, यानी कि उसके अंदर क्या होते हैं? दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन होते हैं, उसको हम अल्फा पार्टिकल कहते हैं। ठीक है, तो थिन फॉयल पर उसने, गोल्ड की थिन फॉयल पर अल्फा पार्टिकल उसने पास किए। तो क्या क्या ऑब्जर्वेशन रहा? पहला ऑब्जर्वेशन था, आप लोगों को नोट करना है तो मैं नोट कराऊं, नोट करना चाहते हो तो ऑब्जर्वेशन डाल के लिख लो। When Rutherford या फिर in Rutherford's scattering experiment, alpha particles are bombarded on thin gold foil. ऑब्जर्वेशंस क्या थे? ऑब्जर्वेशंस आर, फर्स्ट है
99% 99% जो वो थे अल्फा पार्टिकल, वो बिल्कुल सीधे निकल गए, ऐसे निकल गए कि जैसे रास्ते में कोई चीज उनके आई ही नहीं है, सब कुछ खाली है ना। 99% लिखो, 90% अल्फा पार्टिकल passed through the gold foil undeflected, passed through the gold foil undeflected। ठीक है। सेकंड उसने ऑब्जर्वेशन क्या देखा, सेकंड डालो, ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स got deflected through a small angle। स्मॉल एंगल। थर्ड लिखें, वेरी फ्यू कितने, लगभग 20,000 में से एक। जब उसने 20,000 डाले, 20,000 अल्फा पार्टिकल अगर जा रहे हैं तो उनमें से केवल एक ऐसा होगा कि जो अपने रास्ते से वापस लौट आया। ठीक है, तो लिखेंगे वेरी फ्यू, ब्रैकेट में लिख लेंगे अबाउट 1 in 20,000 did not pass through the foil and come back suffering a deflection of 180 degree। तो उसने इन सब ऑब्जर्वेशन को ध्यान में रख के एक मॉडल दिया, ये उसका मॉडल था। उसने क्या कहा कि जो ये मोस्टली सीधे निकल गए हैं, बाहर निकल गए, इसका मतलब एटम का अधिकतर जो भाग है वो कैसा है, खाली है। ठीक है, कैसा है, एम्प्टी स्पेस है एटम के अंदर, है ना। उसका बहुत सारा जो पोर्शन है वो कैसा है, खाली है। फिर जब कुछ जो डिफ्लेक्ट हुए किसी एंगल से कुछ डिफ्लेक्ट हुए, और ये उसने क्या डाले थे, अल्फा पार्टिकल डाले थे। अल्फा पार्टिकल क्या थे, मैंने कहा हीलियम के न्यूक्लियस थे तो सिर्फ पॉजिटिव चार्ज था। सेम चार्ज से जब कोई चीज टकराएगी तो वो क्या हो जाएगी, डेविएट हो जाएगी, है ना, अट्रैक्ट थोड़ी ही होगी, वो तो डिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, तो वही हुआ यहाँ पे कि कुछ जो पार्टिकल थे वो एक सर्टेन एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए, जैसे कि वो किसी सेम चार्ज के साथ, जैसे वो किसी पॉजिटिव के साथ टकराए हों। तो उसने कहा कि सेंटर में है कुछ ऐसा जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, और उसने उसका नाम रखा न्यूक्लियस। तो पहली बार जो न्यूक्लियस टर्म थी वो रदरफोर्ड ने दी थी। ठीक है, उसने कहा सेंटर में एक छोटा सा न्यूक्लियस है जिसमें पूरे एटम का पॉजिटिव चार्ज रहता है, और इसका ऑलमोस्ट सारा पार्ट वैसे खाली है, इसको हम एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट कहते हैं। न्यूक्लियस से बाहर सारा क्या है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब क्योंकि ये एक पार्टिकल 20,000 में से एक अपने रास्ते पर वापस आ गया, क्योंकि जो सेंटर का जो पार्ट है वो कैसा है, बहुत रिजिड है, जिससे वो टकराया है। ठीक है, क्लियर हो गई ये बात। और उसको क्या कहा हमने, न्यूक्लियस कहा। तो एटम को दो पार्ट में डिवाइड किया, न्यूक्लियस और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में कौन घूमते रहते हैं, उसने कहा इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में। ठीक है, क्या घूमते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। और प्रोटॉन कहाँ पे रहते हैं जी, प्रोटॉन रहते हैं न्यूक्लियस के अंदर, एक छोटी सी जगह है, रिजिड सी जगह है, डेंस जगह है, जहां पे रहते हैं प्रोटॉन्स। तो ये था रदरफोर्ड का मॉडल। थॉमसन का मॉडल आया, रदरफोर्ड का मॉडल आया, साइड बाय साइड और भी डिस्कवरी चल रही थी।
हमें ये पता चला कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्या होता है एटॉमिक नंबर को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या होता है एटॉमिक नंबर, क्या डेफिनेशन होती है, व्हाट इज एटॉमिक नंबर। जनरल पूछ रही हूँ, जनरल पूछ रही हूँ कि अगर आपसे एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन पूछ रहा है तो क्या होता है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो प्रेजेंट होते हैं किसी भी एटम के अंदर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को हम कहते हैं एटॉमिक नंबर। पता सबको था लेकिन हमें उस टाइम बताना ही नहीं आ रहा है, होता है हमें याद ही नहीं होता है, यही होता है ना। अब जब मैंने बता दिया तो हाँ 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 यही था, यही था, गॉट इट ना, हम भी यही कहना चाह रहे थे लेकिन हमसे कहा नहीं जा रहा था। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होते हैं उनको हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। अच्छा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हेन एटम इज इन न्यूट्रल स्टेट, बात समझ में आई। एटॉमिक नंबर Z is equal to number of protons and equal to number of electrons when atom is in neutral state। कहने का मतलब है कि एटम जब न्यूट्रल स्टेट में होता है उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं। अगर आपको उसका एटॉमिक नंबर पता है तो आपको उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता चल जाते हैं। अरे आपने एटॉमिक नंबर ही तो याद करे थे क्लास में, किसमें, 10th में 20 तक। फिर आप एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाते थे, फिर वो आप KLMN शेल बनाते थे, फिर आप उसमें इलेक्ट्रॉन फिल करते थे। कहां से पता चले थे वो इलेक्ट्रॉन, आपने एटॉमिक नंबर को ही तो देख के इलेक्ट्रॉन बताए थे। याद आया कुछ, आपने याद करे हैं ना 20 तक, या नहीं याद करे, करे हैं तो 20 किसका होता है बेटा, कैल्शियम का होता है। और 19 किसका होता है, पोटेशियम का होता है। और 13 किसका होता है, एल्यूमिनियम का होता है ना। याद करना है आपको भी 20 तक, ठीक है, 20 तक तो करो पहले, ठीक है। तो ये जो आपने 13, 18, 19 याद करे थे और फिर KLM में तो इलेक्ट्रॉन रख रहे थे आप, तो आपने इलेक्ट्रॉन की जगह रखा था कि नहीं इस वैल्यू को। तो आपके दिमाग में फिर ये क्यों नहीं आया कि एटॉमिक नंबर इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप लोगों ने तो ये भी नहीं बताया ना मुझे, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन ही होते हैं। लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तब होते हैं जब एटम न्यूट्रल स्टेट में होता है। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने सोडियम दिया, सोडियम के अंदर सोडियम होता है 11 सोडियम, है ना। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होते हैं, यशी आप भी बेटा आंसर करते रहा करो, है ना, इंटरेक्शन रहना चाहिए क्लास में, क्योंकि फिर मुझे तो पता ही नहीं चलता कि आप क्लास में हो कि नहीं। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, आपने बोला ही नहीं यशी कितने हैं। अब डिस्कनेक्ट हो गई है ये लड़की। नंबर ऑफ प्रोटॉन 11 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 11, यस। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं, वो तो हम नहीं बता पाएंगे। क्यों नहीं बता पाएंगे, क्योंकि हमें एटॉमिक मास नहीं पता, हमें मास नंबर नहीं पता, जो कि हम यहां रखते हैं 23। अब तो बता पाएंगे 12, ठीक है। तो किसी भी एलिमेंट को जब आप रिप्रेजेंट कर रहे होते हो, उसके यहाँ पे जो आप नीचे लिखते हो जेड से शो करते हो, दैट इज एटॉमिक नंबर। और जो आप यहाँ पर ऊपर शो करते हो ए से, दैट इज मास नंबर, है ना, एटॉमिक मास जिसको कहते हो, या मास नंबर। और मास नंबर आपको क्या बताता है, सम ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन बताता है। न्यूक्लियॉन भी बोलते हैं इसको। न्यूक्लियस के अंदर जो रहते हैं, कौन रहते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन। मैं ये सब चीजें आपको क्यों बताती हूँ, कहीं पे न्यूक्लियॉन लिख कर आ गया तो आप सोचोगे पता नहीं क्या है ना। हाँ, न्यूक्लियॉन मतलब बेटा न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, है ना। जो न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं पार्टिकल, उनके सम को हम कह रहे हैं न्यूक्लियॉन।
ठीक है, तो चलो आपको ये तो पता चल गया। अब मैंने क्या किया, मैंने कहा Na पॉजिटिव, इसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन बताओ। मैं रदरफोर्ड हटा दूं, रदरफोर्ड कर लिया, सबने नोट समझ आ गया? हाँ जी बताइए। 11 न्यूट्रॉन, तो क्या लिखूं? और इलेक्ट्रॉन 10, सही है ये? हम्म, तो सही है। बोलो, तो सही है? मैं इस तीनों चीजें सही है इसमें? अच्छा आप बताओ, तीनों चीजें सही बताई आपने? शायद कुछ नहीं होता, हाँ या ना? यशी, तीनों चीजें ठीक है ये? आपके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स 11 होने चाहिए, ओके। आप क्या कहते हो, कौन सा ठीक है, ये या ये? 10, और न्यूट्रॉन, और ये वाला। देखो अब यहां पे क्या हुआ, बेटा 10 ही होंगे यशी, जब एक इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया, 11 में से एक चले गए, 10 रह गए, है ना? अब प्रोटॉन तो नहीं निकले ना, क्योंकि न्यूक्लियस से कोई भी चीज निकालना इतना आसान नहीं होता। न्यूक्लियस है और उसके बाहर जो जगह है, भाई इतना तो एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ के आए हो 9th में 10th में, कि सेंटर में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रह रहे हैं, और बाहर कौन है, K L M, ये शेल। बोर्स आपने एक बार पढ़ लिया, वही हम दोबारा पढ़ेंगे यहाँ पे डिटेल में, लेकिन बोर आपने एक बार पढ़ लिया है। उसने क्या बताया था, शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। अभी जो इलेक्ट्रॉन बाहर घूम रहे थे, इन्हीं में से तो एक आपने निकाल लिया, इन्हीं में से तो एक आपने निकाल लिया। तो जब आपने एक निकाल लिया तो इलेक्ट्रॉन तो कम हो गए, लेकिन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन तो सेम रहेंगे, उनको थोड़ा ही छेड़ा है हमने। अब यहां पे देखो, क्या ये डेफिनेशन Z इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पर फुलफिल हो रही है? यहां तो नंबर ऑफ प्रोटॉन 11 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 है, लेकिन हमने इसीलिए कहा था इन न्यूट्रल स्टेट, न्यूट्रल स्टेट में फुलफिल हो रही थी हमारी। तो जब चार्ज स्टेट में होगा एटम, भाई तब तो इलेक्ट्रॉन चेंज हो जाएंगे ना, तब तो प्रोटॉन के बराबर रह ही नहीं सकते, या तो उसने इलेक्ट्रॉन लिया होगा या दिया होगा, या तो बड़े हुए होंगे या कम हुए होंगे, ठीक है? तो न्यूट्रल स्टेट में इस चीज को फॉलो करेगा कि जो एटॉमिक नंबर होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। बट इन चार्ज स्टेट जो आपका एटॉमिक नंबर है वो क्या है, इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन है। गॉट इट? अब मुझे ये बताओ कि सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकला, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों आया? बताइए, पॉजिटिव चार्ज क्यों आया? एक इलेक्ट्रॉन निकलने पर पॉजिटिव चार्ज क्यों आया? ये छोटी छोटी चीजें, मैं इनको स्किप करके आगे भी बढ़ सकती थी, लेकिन मुझे पता है कि ये छोटी छोटी चीजों में भी हमें डाउट होगा, है ना? हमें हर चीज डिटेल में ही पढ़नी होगी, क्योंकि मुझे पता है 9th 10th में भी नहीं बताया होगा, नहीं बताया। ये 9th 10th का ही पार्ट है वैसे तो, कोई बात नहीं। बताओ यहाँ पे सोचो, कैसे आया पॉजिटिव चार्ज? एटम न्यूट्रल था, आपने इलेक्ट्रॉन निकाला तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। आपने कहा Cl ने एक इलेक्ट्रॉन लिया तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, क्यों? घिसा आपने उसको, उस पर चार्ज आ गया। हाँ करेक्ट, बिल्कुल। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज था नहीं, तो न्यूट्रल है, इसका तो कोई रोल है ही नहीं चार्ज में। हमने क्या कहा, एटम न्यूट्रल होता है क्योंकि उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव के बराबर होता है, इसलिए एटम न्यूट्रल होता है ना? अब इस केस में क्या हुआ, ये 11 है, इसका तो कोई रोल है नहीं, सटाओ।
और ये 10 है। 10 इलेक्ट्रॉन ने, 10 नेगेटिव चार्ज ने 10 पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर दिया, लेकिन एक पॉजिटिव चार्ज तो बच गया, वो एक पॉजिटिव चार्ज आपने यहां लिख दिया। गॉट इट? समझ में आई ये बात? ठीक है। ऐसे ही जैसे Cl होता है, Cl में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? Cl का एटॉमिक नंबर बताओ जल्दी से, क्लोरीन का। वो मास है। एटॉमिक नंबर 17। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन बताएं जल्दी जल्दी। हम्म हाँ, अभी इसको मैं इतना लिख देती हूँ, ठीक है, क्योंकि 35.5 में से आपने इसको माइनस किया है, तो ये चीज है आपके सामने, है ना। अब Cl ने एक इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करके क्या बना लिया? एब्जॉर्ब बोल रही हूँ, सॉरी, गेन करके, एब्जॉर्ब नहीं करेगा। तो हाँ जी, Cl नेगेटिव बना लिया, तो इसमें प्रोटॉन कितने हो गए, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, न्यूट्रॉन कितने हो गए? और न्यूट्रॉन सेम रहेंगे, है ना। अब 17 ने 17 को न्यूट्रलाइज कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन बच गया, वो यहाँ लिखा है वो चार्ज आपने, जो इस पर एक नेगेटिव चार्ज आया। तो इसी तरह एक नेगेटिव चार्ज आ रहा है, दो नेगेटिव चार्ज आ रहे हैं, तीन नेगेटिव चार्ज आ रहे हैं, वो इस तरह से आ रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो गया क्यों आते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज? तो ये बात की हमने एटॉमिक नंबर की और एटॉमिक मास की, और रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं एलिमेंट का। ठीक है, नीचे लिखते हैं हम Z, ऊपर लिखते हैं हम A, राइट। A क्या होता है? सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, जिनको हम न्यूक्लियॉन भी कहते हैं। इसी बीच में जब ये मॉडल आए थे, तभी आइसोटोप्स के बारे में भी हमने डिस्कवरी की थी, और जिनको हम प्रीवियस चैप्टर में भी डिस्कस कर चुके हैं वैसे तो। ठीक है, फटाफट एक बार देख लेते हैं, अगर आपने वहाँ नहीं लिखा है तो आप यहाँ पर लिख लेंगे आइसोटोप्स, आइसोबार्स और आइसो इलेक्ट्रॉन्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं? मैंने याद करने का तरीका भी बताया था। आइसोटोप्स, आइसो मतलब आइसो, आइसो सेम, आइसो मतलब सेम, और यहाँ पे पी जो आ रहा है P4 प्रोटॉन होता है। ठीक है, जिसमें जिसका जो जेड है सेम जेड और डिफरेंट ए, उनको हम आइसोटोप्स कहते हैं। जिनका सेम जेड होता है और डिफरेंट ए होता है, उनको हम क्या कहते हैं? आइसोटोप्स कहते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे यहाँ कोई ये पूछ ले, चलो आइसोटोप्स तो हमें रटे पड़े हैं, हम ना बता देते हैं जिनमें सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, हम बता देते हैं वो आइसोटोप्स होते हैं। लेकिन अगर वो पूछे कि न्यूट्रॉन का क्या रोल है यहाँ पे, न्यूट्रॉन सेम रहेंगे, न्यूट्रॉन डिफरेंट होंगे, क्या होगा यहाँ पे, न्यूट्रॉन कैसे होंगे? एकदम से आंसर आता है ना, सेम। हाँ, नहीं, न्यूट्रॉन ही तो वेरिएबल है भाई, न्यूट्रॉन ही तो वेरिएबल है यहाँ पे। प्रोटॉन तो सेम कर दिया तुमने, तुमने कहा ये ए बदल रहा है, इस ए के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही तो है, तो प्रोटॉन तो सेम है, तो यहाँ न्यूट्रॉन ही तो वेरिएबल है। समझ रहे हो? ये बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं, लेकिन हम इन पर ध्यान नहीं देते। ब्रैकेट में लिख लेंगे बेटा, न्यूट्रॉन्स आर वेरिएबल। जो आइसोटोप्स हैं वो बन ही इसीलिए रहे हैं कि उनमें न्यूट्रॉन्स का ही डिफरेंस है, बाकी किसी चीज का तो डिफरेंस ही नहीं है। और ये एक ही एलिमेंट के होंगे, क्यों होगा ऐसा? वो हम बात पहले कर चुके हैं, बताइए आप लोग, बताइए क्यों होता है ऐसा?
क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, एटॉमिक नंबर सेम है, और एटॉमिक नंबर एक पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए एक पर्टिकुलर एटॉमिक नंबर होता है ना। अगर 6 एटॉमिक नंबर है तो आपके दिमाग में कार्बन आएगा। 6 किसकी पहचान है? कार्बन की पहचान है ना। ठीक है, तो 6C14 और 6C12 में क्या सेम है? एटॉमिक नंबर सेम है, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है। क्या वेरिएबल है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन वेरिएबल्स है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जब डिफरेंट होते हैं तो वो एलिमेंट आइसोटोप की तरह रहता है। 1H1, 1H2, 1H3, प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम इनको कहते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात करें तो 1H1 में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। प्रोटॉन कितने हैं? 1। न्यूट्रॉन कितने हैं? 0 ही होंगे, 0 ही है। ठीक है, अब इसकी बात करो। ड्यूटीरियम में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? यशी बोलो बेटा आप भी। प्रोटॉन कितने हैं? न्यूट्रॉन कितने हैं? 1। ट्राइटियम में 1 इलेक्ट्रॉन, 1 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। देखो डिफरेंस कहां पे आया। वेरिएबल न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस आइसोटोप्स। अगर ये स्टेटमेंट दे रहा है तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। समझ आ रही है ये बात? अगर न्यूट्रॉन्स वेरीज कर रहे हैं तो आइसोटोप जनरेट हो रहे हैं किसी एलिमेंट के। बिल्कुल ठीक बात है ये। आइसोटोप में एक दो चीजें और लिखेंगे। लिखे, ऑल द आइसोटोप्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट all the isotopes of a given element will show almost same chemical properties. Almost same chemical properties. ठीक है, एग्जाम्पल हो गए, सब कुछ लिख लिया आप लोगों ने। अब हम चलते हैं आइसोबार्स की तरफ। आइसोबार क्या होते हैं? क्या होते हैं आइसोबार? उनपे एटॉमिक नंबर सेम होता है। एटॉमिक नंबर सेम तो यहां था, ए सेम होता है। सेम मास नंबर, डिफरेंट एटॉमिक नंबर, जेड डिफरेंट होगा। ठीक है, एग्जाम्पल लिख लो। 19 पोटेशियम 40 और इसके साथ 20 कैल्शियम जो 40 है। इन दोनों के अंदर अगर आप देखो तो एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, मास नंबर सेम है और एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, इसलिए एलिमेंट भी डिफरेंट है। हमने कहा कि एटॉमिक नंबर एक पर्टिकुलर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पे 19 है, यहाँ पे 20 है, तो एलिमेंट तो डिफरेंट हो ही जाएगा। तो पोटेशियम एंड कैल्शियम बोथ आर आइसोबार्स। 18 आर्गन 40 ये भी इनका आइसोबार ही है। ये सब मैंने इसमें लिखवाया था आइसोटोप्स में कि ये लगभग सेम केमिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं, क्योंकि ये एलिमेंट सेम ही तो हैं। कार्बन की प्रॉपर्टी ये भी शो करेगा, ये भी शो करेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? लेकिन यहाँ तो एलिमेंट डिफरेंट है तो ये डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करेंगे। ये लाइन लिख लो, दीज आर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, दीज आर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, हेंस दे हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज।
hence they have different properties. तीसरी चीज पर आ जाओ, आइसो इलेक्ट्रॉन्स। आइसो मतलब सेम, इलेक्ट्रॉन्स मतलब इलेक्ट्रॉन्स, दे हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हम ये नहीं कह सकते कि जेड सेम होगा उनमें, क्योंकि हमने कहा था जेड, जेड क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है, और एटॉमिक नंबर में नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन वो हमेशा नहीं होते ना, वो हमेशा नहीं होते ना, चार्ज स्पीसीज के तो डिफरेंट होंगे, समझ रहे हो ये मेरी बात। तो इसीलिए हम यहाँ लिखते हैं सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेम नंबर ऑफ जेड नहीं लिखते। गॉट इट? एग्जाम्पल 8O-2, 9F-1, 11Na पॉजिटिव, 12Mg+2। इन चारों के अंदर आप इलेक्ट्रॉन निकालिए, मैंने एटॉमिक नंबर आपको बता दिए। इन चारों के अंदर आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालिए, इनमें से कौन कौन आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। ऑक्सीजन में 18 इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए? 18 इलेक्ट्रॉन कहाँ से हो गए भाई? इस ऑक्सीजन में 8 लिखा हुआ है, ये इसका एटॉमिक नंबर है, इसका मतलब 8 इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल स्टेट में थे इसमें, क्योंकि न्यूट्रल स्टेट में नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन था। 8 इलेक्ट्रॉन पहले थे, 2 इसके ऊपर माइनस चार्ज आया हुआ, इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन बाद में लिए, तो इसका आंसर है 10 इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन में बताएं कितने हैं? 10। और सोडियम में और मैग्नीशियम में? अरे इसमें 10 कैसे हैं? लूज, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं। न्यूट्रल स्टेट में इसमें 12 थे, 2 पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं। अच्छा आप ये जानते हो ना कैटायन किसको कहते हैं और एनायन किसको कहते हैं? मैंने तो आपसे पूछा ही नहीं। हम इतना आगे चले गए और हमने तो ये बात ही नहीं करी कि कैटायन कौन होते हैं, एनायन कौन होते हैं। कौन होते हैं कैटायन? मुझे लगी रहा था कि आप लोग ना उल्टा ही बोलोगे, क्योंकि ऐसा मैंने बहुत बार, मेरा एक्सपीरियंस है ये, कि मैं बहुत सारे बच्चों को देखती हूँ 11th-12th में आ जाते हैं, कैटायन में बोल देते हैं मैम कैटायन इज नेगेटिवली चार्ज। होता है कैटायन पॉजिटिव चार्ज है बेटा और एनायन नेगेटिव चार्ज है। अरे इसमें एन है ना, न है ना, नेगेटिव है ना, इसमें तो है ही नहीं ना, लास्ट में है ना, इसमें 2 ना है, इसमें 2 एन है, तो ये नेगेटिवली चार्ज है। तो एनायन नेगेटिव चार्ज है और कैटायन पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज कब आता है? जब इलेक्ट्रॉन को लूज किया जाता है, जब आप किसी को कुछ दे रहे हो, जब आप इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, आप किसी को कुछ देते हो तो आपको अच्छा लगता है ना, क्या दुख होता है कि अब देना पड़ रहा है? अच्छा लगता है, मतलब आइडियली अच्छा लगना चाहिए, वो तो हमारी ह्यूमन नेचर है कि हम थोड़े से ग्रीडी हैं, हमें देते हुए अच्छा नहीं लग रहा होता, लेकिन आइडियली अच्छा लगना चाहिए ना कि हमने किसी को दिया, किसी की हेल्प करी, तो वो पॉजिटिव आ गया ना उसके ऊपर चार्ज, उससे पॉजिटिव फीलिंग आ गई। तो कैटायन जो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, एनायन जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। ठीक है, तो ये मैंने एनायन लिखे थे और ये मैंने कैटायन लिखे थे।
इन सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, दैट्स वाई दीज आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। आपको वो बहुत सारे एनायन केटायन दे देता है और उनमें से चूज करने होते हैं इनमें से कौन से आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, आप उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकालोगे उनके और फिर मैच कर लोगे। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आते हैं। अच्छा जी, एक चीज और लिखो, आइसोटोन्स। आपने आइसोटोप्स लिखा, आइसोबार लिखा, आइसो इलेक्ट्रॉन्स लिखा, एक और चीज लिखो, आइसोटोन्स। जैसे आइसोटोप्स में आइसो माने सेम, टोप्स में बी फॉर प्रोटॉन था, आइसो माने सेम, टोन्स में एन आ रहा है ना, न्यूट्रॉन है, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, आइसोटोन्स। तो एटम्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, अब न्यूट्रॉन तो सेम है तो मास नंबर कैसा होगा इसमें, मास नंबर भी सेम होगा या डिफरेंट होगा? सेम होता तो आइसोबार हो जाते ना। तो क्या लिखा आपने, एटम्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बट डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड आइसोटोन्स, आर कॉल्ड आइसोटोन्स। तो मैं कुछ एग्जांपल दे रही हूं आपको, इनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने हैं। 14 सिलिकॉन 30 और 15 फास्फोरस 31, 16 सल्फर 32। इनमें आप क्या निकालो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालो। बहुत तेज चल रहा है, सब में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालेंगे। यस यशी, कितने आए? सब में 16 आए हैं। यशी आपने नहीं निकाले? तो सब में 16 आए हैं, तो सब में न्यूट्रॉन के नंबर सेम है, इट मीन्स दीज आर आइसोटोन्स। यस, एक और लिख लो एग्जांपल, 6e14, 8o16, 7n15। इनमें भी आप निकालो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, सब में 8 आ रहे हैं, दीज आर ऑल्सो आइसोटोन्स। अब देखो 7n14 होता है, वैसे ये नाइट्रोजन का आइसोटोप लिखा है मैंने, ये कार्बन का आइसोटोप है 6e14। ठीक है, रदरफोर्ड का जो फिर मॉडल था वो क्या हो गया था, फेल हो गया था, है ना। उसके कुछ ड्रॉबैक्स थे, मैं रदरफोर्ड के मॉडल के पॉइंट्स अभी लिखवाने रहते हैं, वो लिखवाऊंगी आपको, एंड देन फिर मैं आपको ड्रॉबैक्स लिखवाऊंगी। और इसको, इसके जो ड्रॉबैक्स थे, जो इसमें कमी थी, वो किसने बताई थी, इन्हीं का ही जो स्टूडेंट था नील्स बोर, उसने बताई थी। और फिर उसने अपना एक नया मॉडल दिया था जिसे कहते हैं हम बोर एटॉमिक मॉडल। वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, आज कंप्लीट हो नहीं पाएगा, तो आज इतना ही करते हैं। ओके।